हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। आरएएस, आईएएस और पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं इनके बारे में कई सारे मिथक, कई सारे झूठ और कई सारी अलग अलग चीज़ें समाज में व्याप्त है। आप लोगों को पता है, बहुत सारी जानकारियां हैं जो लोगों के पास नहीं होती है, खासकर वो लोग जो तैयारी करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार आप ऐसे एग्जाम का फॉर्म भरते हैं जिसका सिलेबस हूबहू आपके यूपीएससी के सिलेबस से या पीसीएस एग्जाम के सिलेबस से मिलता है। उदाहरण के तौर पर महिला सुपरवाइजर का सिलेबस जो राजस्थान में अभी एग्जाम हुआ, सेम टू सेम आरएएस के सिलेबस से मैच खाता है और आरएएस का सिलेबस सेम टू सेम यूपीएससी के सिलेबस से मैच खाता है। उसमें एक सब्जेक्ट डिफरेंट होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं लगभग सेम ही होते हैं। पीसीएस एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है, जब इतना सब कुछ सेम होता है उसके बावजूद जो यूपीएससी या आरएएस या आईएएस एग्जाम है इनको इतना इतर या इतना अलग क्यों माना जाता है। जैसे सामान्य एलडीसी के एग्जाम होते हैं, सामान्य आपके पटवारी के एग्जाम होते हैं, सामान्य और कई एग्जाम्स के एग्जाम होते हैं, वैसा इनको न मान करके अलग अलग प्रकार की चीज़ें क्यों इनके बारे में क्रिएट की हुई है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन एग्जाम की डिटेलिंग क्या है और क्या क्या चीज़ें इनके बारे में उलट पुलट लोगों ने बता रखी है। इसके पीछे एक प्रोपागेंडा भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चाहते हैं कि अगर सच्चाई सबके सामने आ जाए तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ने वालों की जगह नहीं बचेगी। हकीकत यह है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप ये देखिए। हरियाणा की एक लड़की जो घर में है और घर में उनके छोटा सा लड़का भी है, शादीशुदा है, उनके हस्बैंड है, और वो घर में आप इतनी स्थिति में है कि घर का काम साथ ही साथ हरियाणा के परिवार में घर में है और वहाँ पर खेती का काम और वहाँ पे जो पशु होते हैं उनका भी काम होता है, गाय भैंस वगैरह सब होती है हरियाणा में। वो स्त्री राजस्थान में यूपीएससी के अंदर रैंक नंबर 2 पे आ सकती है, अनु नाम है, आप सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सच्चाइयाँ हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन एग्जामों का जो फियर्स है और बहुत सारी गलत बातें हैं उनको समझ सकें। शुरुआत करते इस वीडियो की। सिविल परीक्षा को भारत में शीर्ष परीक्षा के रूप में माना जाता है। यहाँ पे लिखा है माना जाता है, होती है नहीं लिखा है, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, सबको पता है। सर्वश्रेष्ठ भत्ते मिलते हैं और अखिल भारतीय सेवाओं के साथ साथ केंद्रीय सिविल सेवाओं को भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूनियन पब्लिक सिविल कमीशन यूपीएससी के नाम से प्रत्येक वर्ष आपकी ये परीक्षा होती है। उससे आप जो है इस प्रकार के अधिकारी बन पाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, अलग अलग प्रकार में चले जाते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज वगैरह सब आ जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर होता क्या है, उम्मीदवारों और कोचिंग केंद्रों ने सिविल सेवा परीक्षा के विषय में बहुत सारे मिथकों को फैला रखा है। बहुत प्रकार के क्वेश्चन होंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, ऐसा होता है। अब इन मिथकों से आईएएस उम्मीदवारों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उम्मीदवारों के लिए जो ये एग्ज़ाम है उसको चुनने में ही सबसे बड़ी शंका हो जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कंठस्थ याद होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बावजूद भी वो फॉर्म ही नहीं भरते। बहुत सारे स्टूडेंट है वो छोटे एग्जाम पास करके बैठ जाते हैं। तो ये कारण है क्योंकि मिथक इतने ज़्यादा हैं इनके बारे में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या झूठ इनके बारे में फैलाए हुए हैं। सबसे पहली बात है, सिविल सेवा परीक्षा सबसे कठिन है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, सिविल सेवा परीक्षा सबसे लंबी आप मान सकते हैं। वैसे आजकल तो हर एक परीक्षा लंबी होती है। पीसीएस के एग्ज़ाम काफ़ी लंबे चलते हैं और भी कई सारे, जैसे मान लीजिए कि जिसमें प्री और मेंस होना है तो वो भी लंबे ही चलते हैं। तो सिविल सेवा परीक्षा कठिन तो नहीं है, लेकिन एक लेंदी प्रोसेस है। निश्चित रूप से ये सत्य नहीं है कि ये कठिन है। हर परीक्षा को सही रणनीति और दृष्टिकोण के अनुसार अगर आप तैयारी करें तो पास हो सकते हैं। दूसरी बात यह है, सिविल सेवा परीक्षा में यह जांचा जाता है कि आपकी तर्क शक्ति क्या है, आप किस प्रकार से सोच सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको शब्द दे दिया जाता है, उस शब्द पे लिखवाया जाता है, आपके अंदर की राय क्या है वो मांगी जाती है। इंटरव्यू में अक्सर ये होता है, आपको इस प्रकार से कोई घटनाक्रम बताया जाता है, उस पर आप क्या रिएक्ट करते हैं। तो जो आप रिएक्ट करते हैं वह आपके अंदर की फीलिंग्स को आप प्रकट करते हैं। जितना अच्छा कोई फीलिंग्स को प्रकट कर सकता है पेपर पे या इंटरव्यू पे, उसी का चयन होता है। तो क्या आपको लगता है कि आपके अंदर क्या है उसको प्रकट करना अगर आपको आता है तो ये कतई भी मुश्किल नहीं है।
दूसरी बात ये भी है कि जितना ज़्यादा यूपीएससी में करंट आपका ठीक है, करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा लॉजिक रहता है, जितना सराउंडली आप सोच सकते हैं उतना आपका इजी हो जाता है। करंट करंट करंट, 3 बार मैं करंट इसलिए बोला हूं, जितना करंट आपको आता है उतना आपका बेनिफिट है। ये सारी बातें यही साबित करती है ये परीक्षा एक विचित्र है पर डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप उस दृष्टि के अनुसार सोच सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं और अपने एक्सप्रेशंस को दर्शा सकते हैं इंटरव्यू में या पेपर में या आपकी पुस्तक में, तो डेफिनेटली सिलेक्शन श्योर है। आगे चलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये है, आईएएस उम्मीदवारों को दिन में 15-20 घंटे अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। ये सबसे बड़ा झूठ है। और दरअसल ये बात मैं और बता दूं, जितने भी इंटरव्यू आप देखते हैं आरएस जो बन चुके, आईएएस जो बन चुके, बहुत बार वो भी कह देते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता था या इतने घंटे। सभी के लिए जरूरी नहीं है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। आरएस 2016 का टॉपर हैं, उनका नाम है भवानी सिंह चारण। करते क्या थे? अध्यापक थे। अब अध्यापक व्यक्ति होगा, अध्यापक भी सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड का अध्यापक है, तो डेफिनेटली 6 घंटे तो कम से कम स्कूल में देना ही होगा। उसके बाद इस लेवल पे होते हुए 6 घंटे के साथ देना होगा, तो 2 घंटे वैसे वेस्ट मान लो, तो 8 घंटे तो उनका जो है प्रोफेशनली खत्म हो रहे हैं। उसके बाद 8 घंटे सोना भी मान लीजिए, 8 और 8 16। अब 16 घंटे 24 घंटे में से खत्म हो गए, 24 में से 16 घंटे खत्म हो गए, तो आपके पास बचे कितने? टोटल 8 घंटे। इसमें नहाना धोना खाना वगैरह सब है कि नहीं है? 4 घंटे वो निकाल दीजिए, बचे कितने? 4 घंटे आपके पास बचे हैं। तो फिर ये बात तो यहीं झूठी हो जाती है कि आरएएस का जो टॉपर है 2016 का, उसके पास बचे ही 4 घंटे रहे हैं। तो ये 15-20 घंटे वाली बात तो कभी सत्य ही नहीं हो सकती। नंबर 1 टॉपर की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही सबके साथ होता है। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि इतने घंटे पढ़ाई करनी होती। अब सही बात सुनिए, जो सही मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जरूरी नहीं है आप इतनी पढ़ाई करें, लेकिन ये जरूरी है कि आपके दिमाग में रोटेशन में वो चलता रहना चाहिए। जब आप किताब लेकर बैठे हैं, जब हो सकता है वो स्कूल में जा रहे हों, तो जाते जाते उनको कोई भी चीज़ दिखे, अखबार भी अगर उनको दिखे, तो वहाँ से वो करंट निकालने की कोशिश करते हों, एक पेन पेपर साथ में रखते हों, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हों, तो ये सारी टैक्टिक्स काम में आती है। दिमाग आपका 24 घंटे चलता रहना चाहिए, ये काफ़ी है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 24 घंटे किताब लेके बैठे रहो। और डेफिनेटली ये 24 घंटे किताब लेके बैठे रहने से यूपीएससी तो भाई क्लियर नहीं कर सकते आप, और कोई एग्जाम जरूर कर सकते होंगे। अगला आता है, आईएएस उम्मीदवारों को सब कुछ पता होना चाहिए। ये भी एक मिथक फैलाया हुआ है कि आईएएस की जो तैयारी करता है उसको सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ नहीं पता होगा तो वो क्या बता पाएगा, कॉपी में क्या लिखेगा, इंटरव्यू में क्या बताएगा। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। आप कट ऑफ उठा करके देखिएगा, 50% कट ऑफ जाती है। एग्जाम के रिजल्ट देखिएगा, पिछले आरएस के एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60% मान लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाती। जब सब कुछ पता होना चाहिए तो फिर 40% क्यों कटे हुए नंबर? टॉपर के आते हैं 60%। तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ पता हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखें। ऐसा नहीं इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया कोई भी प्रकार का क्वेश्चन और उस पर आप अपनी राय नहीं रख रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है और कोई भी अगर उसका आंसर नहीं है, तो आप निर्भीक होकर के ये कहें, सर इसके संबंध में मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ये भी एक जवाब होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि 100% आपको सब कुछ आता हो तभी आप यूपीएससी पास कर पाएंगे या पीसीएस का कोई सा भी एग्जाम या आरएस वगैरह पास कर पाएंगे। एक लोकप्रिय धारणा है कि आईएएस अभ्यर्थी को हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता हो, सबसे पहले तथ्य क्या था, उसके बाद में स्पष्ट तरीके से क्या है। हकीकत में यहाँ पर एक बात लिखी है, स्पष्ट तरीके से अपने पाठ्यक्रम को परिभाषित किया है यूपीएससी ने। आईएएस परीक्षा में तैयारी में अनुसरण किया जाता है कि विषय का महत्व हमारे राष्ट्र समाज के महत्व के आधार पर तय किया गया है। कुछ मानक पुस्तकें दी है जिनके माध्यम से हम यूपीएससी के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। यह निर्धारण करता है कि आईएएस अभ्यर्थी हर दिए गए विषय की सामान्य जानकारी रखता हो। देख लीजिए यूपीएससी क्या चाहता है
यूपीएससी ये चाहता है और पीसीएस एग्जाम का जो भी आयोग है वो ये चाहता है कि सामान्य जानकारी रखता हो। ऐसा नहीं हो कि कतई ही जानकारी नहीं हो। जिसके पास कतई जानकारी नहीं होती वो फेल होता है, लेकिन जिसके पास सामान्य जानकारी है वो अक्सर पास हो जाता है। वैचारिक स्पष्टता हो, जो बता रहा है वो सही बताए। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया किसी भी के भी बारे में पूछ लिया, जैसे मान लीजिए कि अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ लिया। अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग का नहीं पता है, पर्यावरण के परिदृश्य से वो नहीं पता है, तो आप उस पर ना बोलें, ये बेहतर है। और पता है तो आप एक्चुअल डाटा दें, वर्तमान में क्या ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स है, कौन कौन से देश जिम्मेदार हैं, किस प्रकार से वो जिम्मेदारी रखते हैं, इंडस्ट्री का क्या इफेक्ट हो रहा है। ये चीज़ मांगता है यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम। तो ये चीज़ है कि यूपीएससी पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों की समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे सब के सब ए टू जेड रटवा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं। चौथा झूठ है, आपको अपने विद्यार्थी जीवन में मेधावी छात्र होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है। एक एग्जाम्पल लूँगा, राजस्थान में अभी जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं ना, इनके ट्रांसफ़र किए नई गवर्नमेंट ने, और बूंदी जिला पड़ता है राजस्थान में। एक बूंदी जिले के जो कलेक्टर है उसका नाम है रुक्मणी सियार। हो सकता है मेरा से नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी बहुत गलती भी हो गई हो, यही नाम है वैसे जहाँ तक मेरे को पता है। 6वीं क्लास में फेल है बंदी, उसके बाद भी वर्तमान में क्या है, आईएएस। ठीक है, आईएएस है, कलेक्टर की पद पे है, इसका मतलब पोस्ट में रैंक भी अच्छी आई होगी, क्योंकि आईएएस अच्छे रैंक में बनते हैं यूपीएससी के अंदर भी, आपको पता होना चाहिए बात। तो ये बात तो यहाँ गलत हो जाती है कि आपको अपने जीवन में मेधावी छात्र होना चाहिए। जरूरी नहीं है जो 6वीं फेल है जब वो आईएएस बन सकते, तो आप क्यों नहीं बन सकते भाई? क्या दिक्कत है भाई? क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन सकते हैं। भ्रांतियां हैं, निकाल दीजिए। आगे चलते हैं। 9वीं फेल हो गई थी, बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा और उससे आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये सारे जो आंसर्स मैं बता रहा हूँ उससे भी बेहतरीन आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। 5वां झूठ है, आईएएस परीक्षा के लिए दर्जनों किताबें पढ़नी होती है। दोस्तों, एक दर्जन में 12 किताबें आती है। ठीक है, आप एक छोटा सा छोटा एग्जाम लेके चलते हैं अपन एसएससी का। एसएससी में भी अपन बिल्कुल छोटा वाला लेते हैं, जीडी ले लेते हैं। जीडी मतलब क्या होता है, जनरल ड्यूटीज का जो एग्जाम होता है ना, कांस्टेबल का, इनका 10th पास पे होता है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर एसएससी जीडी के अंदर कांस्टेबल अगर आपको बनना है तो पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए क्या आ जाएगी, पॉलिटी की बुक आ जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद जो एमसीज हैं वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आपको पढ़ने पड़ेंगे इसी एग्जाम के, जीडी के लिए बता रहा हूँ मैं, इसके लिए नहीं बता रहा। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि करंट अफेयर क्या है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है, जियोग्राफी क्या है। ये सारा इसी कांस्टेबल के एग्जाम के सिलेबस में आता ही है, जीडी वाले में। इंग्लिश, हिंदी, उसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा आपका रीजनिंग, और उसके बावजूद भी आपको पढ़नी पड़ेगी मैथ। इसमें तो आप एसएससी जीडी का एग्जाम का सिलेबस तैयार कर रहे हो, क्रैक नहीं कर रहे हो, सिलेबस है ये। तो ऊपर नीचे का मिला करके जीएस भी आता है। इतना कुछ पढ़ने पर तो एक कांस्टेबल बन रहा है बंदा। ठीक है, तो आप क्या बन रहे हो, आईएएस। दर्जनों किताबें नहीं पढ़नी होती, उतना ही पढ़ना होता है जितना और एग्जाम पढ़ रहे हैं। लेकिन एक सिनेरियो बना रखा है और इस सिलेबस को डिवाइड भी कर रखा है बड़ी अच्छी तरीके से। आपके आरएस में देखें तो 4 भाग में डिवाइड कर रखा है, जीए जीएस, हिंदी अंग्रेजी। बहुत अच्छी तरीके से है, आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर ये भ्रांति लेकर चलते हैं कि हाँ ठीक है यार इतना 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 है, फिर दिक्कत आ सकती है। स्पष्टता से आप एक बार सिलेबस को देखिए, फिर आप दूसरे एग्जाम्स के सिलेबस को देखिए, कंपेयर करिए कि यार ये टॉपिक इसमें है। तो अब फिर यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं कोई बंदे, सर आप कैसे कांस्टेबल के क्वेश्चंस को यूपीएससी के क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हैं। कांस्टेबल का क्वेश्चन होता है, यूपीएससी का क्वेश्चन तो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है। मैंने कहा हाँ भाई भैया करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, हाउ कैन आई कंपेयर इट। एक बात समझिएगा, क्वेश्चन इजी और लीनियर नहीं होते। मैं आपको बताऊंगा, बहुत सी बार ऐसा होता है, जब आप पेपर उठा के देखिएगा आरएएस का, ज़्यादा नहीं 2016 का ही देख लीजिएगा, और 2016 का में थोड़ा कठिन लगे तो 2013 का देख लीजिएगा फिर आप बता देंगे भाई साहब ग्राम सेवक का एग्जाम ज़्यादा ठप है, आरएएस प्री का पेपर जो था वो इजी था सर।
खुद लिख देंगे आप, ठीक है ना। ऐसा भ्रांति मत पालिएगा, आपके झूठ निकालने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने जो डेटा है संविधान अगर आपने पढ़ लिया तो संविधान में से इजी क्वेश्चन पूछे या हार्ड क्वेश्चन पूछे, यार भाई आपने तो पूरा कर लिया ना, तो बस इजी भी आएगा हार्ड भी आएगा आपको। दिक्कत यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप किताब पढ़ के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डिटेल पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी या आरएस निकालना है तो डिटेल यहाँ पे चाहिए होती है। और डिटेल जब आपने पढ़ ली तो छोटे मोटे एग्जाम तो वैसे निकाल दोगे, पढ़ के तो देखिए एक बार, मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं। छठा झूठ है कोचिंग करना आईएएस परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक है। ये तो भाई साहब सबसे तगड़ा वाला झूठ है। कोचिंग भी छोटी मोटी कोचिंग नहीं, राजस्थान में तो यार जाओ ही मत। राजस्थान में तो अभी देखा ना आपने 2018 में आरएस का एग्जाम करवाया, एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्री में क्वेश्चन नहीं आया। एक आदमी मिल गया बात अलग है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम लेना बेकार है। मेरी फ्रेंड्स थी जो एक कोचिंग में जाती थी जयपुर। दरअसल ये कहते हैं कि उस कोचिंग में से पूरा आता है और बढ़िया कोचिंग थी, मैं भी इज्जत करता हूँ रेस्पेक्ट करता हूँ, कोचिंग सच्ची थी, वो अच्छा पढ़ाते थे टीचर। लेकिन 2018 के पेपर में भाई साहब कुछ भी नहीं आया, पूरे पेपर में कुछ भी नहीं आया। प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस का तभी हुआ नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि कोचिंग जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं आया। कोचिंग की भी गलती मत बताइए यहाँ पे, क्योंकि कोचिंग जरूरी नहीं है। हकीकत यह है जो पैटर्न दे रखा है स्पष्ट रूप से, आप उस पैटर्न के अनुसार कहीं से भी सहायता ले सकते हैं, भले यूट्यूब हो, भले फेसबुक हो या और कोई माध्यम हो। मनमान तरीके चल रहे हैं आजकल। एक बात और बता दूं, इस भी भरोसे में ना रहे कि केवल यूट्यूब से हो जाएगा। भाई साहब मैं पहले बता देता हूं, यूट्यूब के भरोसे यूपीएससी क्लियर नहीं होती, आरएस क्लियर नहीं होता। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सहायता जरूर ले सकते हैं आप। और ये भी ध्यान रखें, मैंने पहले ही बताया था, ओनली 70% डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से। और 30% जो है वो आपका डिपेंड करता है यूट्यूब, कोचिंग, टीचर, फेवरेट टीचर, बुक्स वगैरह सब कुछ। आपका दिमाग उस टाइम पे क्या सोच रहा है, क्योंकि पूछा तो ये जा रहा है कि आप क्या क्या समझते हैं, क्या इस मामले में आप क्या राय रखते हैं। संदर्भित कीजिए, सारगर्भित कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं लिखित में। तो ध्यान रख लेना, 70% डिपेंड करता है आप पे, 30% डिपेंड करता है किसी भी यूट्यूबर पे। जैसा कि मैं भी 30% ही हेल्प कर सकता हूँ आपकी, 70% आपको करना पड़ेगा। कड़वा है पर सत्य है। और 30% ही कोई कोचिंग, कोई नोट्स, कोई बुक आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। केवल अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवार ही आईएएस बन सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर यहाँ पे एक भ्रांति थी पहले कि आरएएस में जो आपके मैथमेटिक्स या साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिलता था। ये डेफिनेटली सही बात थी, वैसे मिलता था पहले, क्योंकि सिलेबस कुछ इस प्रकार का था। लेकिन अब वो चेंज हो गया है, अब सबको फ़ायदा मिल रहा है। और दरअसल देखा जाए तो अब मैथ वालों को थोड़ा दिक्कत होने लग गई है, हटा दिया है मैथ का पोर्शन। यूपीएससी में भी अलग चल रहा है, तो आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अक्सर हमने देखा है जो हिंदी मीडियम से होते हैं, जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं या राजस्थान से, एमपी से, ये भी तो आईएएस वगैरह बनते हैं, करेक्ट करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लोकल रीजनल आरएस की मैं बात करूँ या पीसीएस की मैं बात करूँ तो उसमें तो हिंदी वाले बाजी मारते हैं, इंग्लिश वालों के तो नंबर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश वाले नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ फॉर इंग्लिश एक्सपीरियंस आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वाले जो है इसको फाइट कर सकते हैं। डेफिनेटली एक चीज़ का फ़ायदा मिलता है इंग्लिश वालों को, ये मैं बता देता हूँ। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा क्लियरली अपन समझ नहीं पाते हैं कि बंदा कहना क्या चाहता है। जैसे समवेत एक शब्द आया था संविधान के, ये 45 नंबर का क्वेश्चन था आपका मास्टर आंसर की में देख लेना, आरएस की में। समवेत लिख भी नहीं पा रहा मैं, समवेत सत्र का जिक्र किया था। अब इस समवेत सत्र का मतलब क्या होता है? अब वहाँ समवेत सत्र में समवेत का मतलब था असेंबल, दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस को असेंबल करके राष्ट्रपति जी जो भाषण देते हैं ना 87 नंबर के आर्टिकल के अनुसार, वो होता है समवेत सत्र। अब समवेत सत्र के बारे में बहुत कम नॉलेज लोगों को थी, तो लोगों ने वो गलत कर दिया। तो यहाँ पर अंग्रेजी वालों को मदद मिल जाती, क्योंकि असेंबल को समझने में ज़्यादा सुविधा होती है अपन को, और समवेत में थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। तो ये थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इशू हो सकता है, बाकी दोनों लैंग्वेज वहाँ पे लिखा होता है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता लैंग्वेज का भी। आगे चलते हैं। आईएएस भारत में सबसे अच्छी नौकरी, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। और मैं एक बात और बता दूं,
बहुत ही ज़्यादा गलत ये हो रहा है। कारण क्या है कि मुझे भी रियलिटी में, मेरी कहानी बता देता हूँ आपको, मुझे भी जब मैं उस स्थिति पे पहुंच गया कि हाँ ठीक है, अब नौकरी वोकरी मिल गई है, सब कुछ ठीक है, तब पता चला कि सबसे अच्छी नौकरी कौन सी थी। मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छी नौकरी जहाँ तक मेरी नॉलेज मैंने देखा है, सबसे अच्छी नौकरी मुझे डिस्ट्रिक्ट जज की लगी। जो न्यायपालिका में जो नौकरियाँ होती है, डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद सिविल जज, फिर आगे हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के, बेस्ट नौकरी मानता हूँ मैं, सबसे बढ़िया। करना क्या पड़ता है, LLB, उसके बाद क्लेट का दो या LLB करो, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये करो और उसके बाद डायरेक्ट RJS को फाइट करो या सिविल जज की परीक्षा दो और उसके बाद आप जज बन जाओ। बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत ज़्यादा अधिकार है, बहुत ज़्यादा सहूलियत है और इतना कोई टेंशन नहीं होता। IAS RS में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत बार नेता पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती है। संवैधानिक जो नौकरी होती है इस प्रकार की, देखो हकीकत ये पेचीदा नौकरी है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती है। आपके ऊपर चीफ सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर कौन होता है, मंत्री होता है, नेता होता है, और जहाँ नेता आ जाता है ना, सारा खेल गड़बड़ कर देता है। लेकिन जो जज साहब हैं उनके आगे तो नेताजी भी पानी भरते हैं। याद है ना, वो डिस्ट्रिक्ट जज ही थे पंचकुला के, जिन्होंने कह दिया था कि इतने बड़े साम्राज्य वाले राम रहीम होंगे आप, लेकिन अब जाइए जेल में। जोधपुर के भी जज साहब ही थे वो, जिन्होंने आसाराम जी को, तो मुझे सबसे अच्छी नौकरी वो लगी। मेरा फेवर है, आपका पता नहीं क्या हो, लेकिन IAS एक प्रतिष्ठित नौकरी है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे कहने पर IAS की तैयारी छोड़ दें, वीडियो देखने का मकसद यह नहीं है। वीडियो का मकसद यही है कि आप सीखें, समझें। एक फनी वे में इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ ठप नहीं है, हिम्मत करिए, कर डालिए, आसानी से पढ़िए, नौकरी लग गई है आपकी। मदर हैं आप किसी लड़के की, किसी लड़की की, तो भी पढ़िए, लग सकते हैं, बन सकते हैं। अनु सेकंड नंबर पे आई थी, हरियाणा की लड़की थी, मदर भी थी वो एक लड़के की। ध्यान रखिएगा, सब बन सकते हैं, वो बन सकती है। तो एग्जाम्पल तगड़े तगड़े हैं हमारे पास। IAS अधिकारी ज़्यादातर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, यार ये तो बिल्कुल ही बेकार फैक्ट है, ऐसा नहीं होता। IAS अधिकारी है ना दोस्तों, देखो पहले मैं बताता हूँ। IAS अधिकारी जैसे आप हो गए, पास हो गए, तो सबसे पहले तो UPSC पास करनी होती है, IAS की कोई परीक्षा नहीं होती पर्सनल। UPSC में IAS भी आता है, IRS भी आता है, IFS भी आता है, इंडियन रेल सर्विस भी आती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी आती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी आती है। तो वहाँ से डिसाइड करना होता है IAS IPS इन सब के लिए। और उसमें से भी ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट DM पे भेज दिया है, सबसे पहले आपको लबासना भेजेंगे मसूरी के अंदर, वहाँ आप ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होगा, ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जो है भेजा जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी, कहाँ कहाँ आप नौकरी कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट चुनने होते हैं, जैसे फॉरेन सर्विसेज होती है, इंडियन रेल सर्विसेज होती है, जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होते हैं उनके भी डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी IAS होते हैं। बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, जैसे आपके RSMSSB है, राजस्थान का बोर्ड है ना, तो इसका अधिकारी कौन है, BL जाटव साहब, IAS ही तो है वो। इसी प्रकार से RPSC के IAS है, जो इससे पहले थे श्याम सिंह राजपुरोहित, वो किसके थे, आपके BSR के थे, राजस्थान बोर्ड के। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती है, वो अधिकारी भी IAS ही होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाता। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन भी गए तो उसके बाद भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं हो जाता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी खुद अपनी सीमाएँ होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो शायद आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क्या सीमाएँ होती है, कितने कितने उसको पेशेंस रखना पड़ता है, सारी चीज़ें होती है। तो डेफिनेटली ये भी एक फैक्ट गलत है कि जिला मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट तो दूर की बात है, बहुत सी बार IAS को क्या होता है, रिजर्व में रख लिया जाता है। और रिजर्व में रख के क्या करते हैं, जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ पे एक होता है ऑब्जर्वर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ऑब्जर्वर होता है, इलेक्शन होता है तब, तो ऑब्जर्वर बना के भेज दिया जाता है। वो ऑब्जर्व करता है कि इलेक्शन में क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आती है। और जैसे मान लो कि UPSC देने के बाद IRS अगर आप बन गए तो फिर DM आप बनने से रहे, क्योंकि ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो जाती है, उसी प्रकार से इंडियन रेलवे सर्विसेज हो जाती है। तो अलग अलग चीज़ें होती है, जरूरी नहीं यही बना। और DM से भी अच्छी पोस्टें होती है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाओ, विदेशों में रहो और वहाँ जाके काम करो। आगे आता है IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, IRS अधिकारी, IFS अधिकारी शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर
न तो आरएस शक्तिशाली है, नहीं आईएएस शक्तिशाली है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर मैं कहूँ, फ्रैंकली बोलूँ, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनफैक्ट नेता। क्योंकि इन सभी आईएएस अधिकारियों के ऊपर एक मंत्रालय होता है, इसके नीचे ये होता है। एक राज्य में मुख्यमंत्री होता है, उसके नीचे चीफ सेक्रेटरी होता है। तो जितने भी अधिकारी आते हैं, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उनके भी नीचे अधिकारी होता है। तो ये सारे अधिकारी किसी न किसी मिनिस्टर या किसी न किसी नेता के नीचे आते हैं। और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, या राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री। इसके अंडर में सारी ये चीज़ें आती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली तो राष्ट्रपति जी होते हैं, राज्यपाल जी होते हैं, वो होते हैं। शक्तिशाली ने नहीं कहा जा सकता। फ्रेंकली बात यह है, अगर आप चाहें अपनी शक्तियों का प्रयोग करने, तो आपको संवैधानिक शक्तियां कुछ मिली हुई होती है जो सामान्य नागरिक से ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये सबसे शक्तिशाली तो नहीं होते, लेकिन अगर चाहें सही ढंग से काम करना चाहें तो ये दुनिया बदल सकते हैं, इतनी पावर इनके पास होती है। लेकिन उसमें पे डिपेंड करता है कि इनमें कितने गट्स हैं। बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो जॉब लगने के बाद जॉब की सोचते हैं और देश का लंका लगा देते हैं। आई होप आप ऐसे अधिकारी नहीं बनेंगे। लेकिन शक्तिशाली, इतनी शक्तिशाली भी नहीं होते जितने लोग कहते हैं। बहुत सारे अधिकारी हैं जो शक्तिशाली होते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे नेतृत्व होते हैं। जैसे सीबीआई का नेतृत्व तो केवल एक आईपीएस अधिकारी कर सकता है, ये शक्ति तो है। जैसे आईआरएस अधिकारी ही सीमा शुल्क की जो है उत्पाद शुल्क के आयकर आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूँ, जैसे आपके एनआईए एक होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं। जैसे आपके आरबीआई के होते हैं अधिकारी, उनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो ऐसे अधिकारी जब होते हैं तो उनके पास पावर आ जाता है, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती। जैसे आप आईएएस हैं और आप एक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, तो आपकी शक्तियाँ जो है यूनिवर्सिटी तक ही सीमित हो जाएगी। तो शक्तियाँ तो होती है, लेकिन आप यूँ अगर समझें कि सब कुछ ही आ जाता है तो वो नहीं होता है। और रिटायरमेंट के बाद इतना आप समझ लीजिए। देख लीजिए, मैं आपको एक लोकल चीज़ बताता हूँ। एक कलेक्टर को, अगर मान लीजिए कोई कलेक्टर है जिसका होम टाउन है जोधपुर और वो लोकेटेड है कोटा में, तो वो कोटा में डीएम होगा, तो जो डीएम वाली गाड़ी होती है, बत्ती लगी होती है, और डीएम की गाड़ी को लेकर के ओनली कोटा कोटा में घूम सकता है वो। अगर उसको जोधपुर जाना है तो वो उस गाड़ी को ले जा भी नहीं सकता, इतनी सी शक्तियाँ होती लगा लीजिए बाप। अब आप कहेंगे कि क्यों ले जा सकता, क्योंकि वो जो गाड़ी दी गई है, वो गाड़ी किसके लिए दी गई है? वो गाड़ी इसके लिए दी गई है कि आप सिविल सर्विसेज में हैं, पब्लिक के लिए काम करें। अगर आप अपने घर पे जा रहे हैं तो आप अपने वाहन से जाइए, रूल में यही लिखा है। अब आप कहें कि सर अधिकारी तो जाते हैं, तो फिर वो रूल तोड़ते होंगे, और जो रूल तोड़ता है उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो इस प्रकार की शक्तियाँ होती है। एक डीएम एक जिले का बॉस होता है। दोस्तों ऐसा है कि जैसे डीएम को आप बॉस कह देते हो, ठीक है मान लेते हैं डीएम बॉस हो गया। तो एक आपने सुना होगा, एक होता है आपका संभागीय आयुक्त, जिसको हम कमिश्नर कहते हैं। तो फिर वो क्या होगा? डिविजनल कमिश्नर जो होता है, डीसीजी से कहा जाता है, वो क्या पूरे संभाग का बॉस हो गया? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि यह है अधिकारियों से समावेश के साथ उसके, जैसे अगर एक जिले में डीएम होता है तो वहाँ पे आईपीएस भी होता है एक। जो आईपीएस होगा वो पुलिस तबका देखेगा, वो होता है एसपी रैंक का। और फिर उसके ऊपर क्या आएगा? संभाग में डीआईजी आ जाएगा, फिर डीजीपी आ जाता है आगे आगे। तो बॉस तो नहीं होता, लेकिन एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसके पास पावर होता है और वो कर सकता है, लेकिन किसके परामर्श से करेगा? जैसे जैसे उसको आगे से मिनिस्ट्री से गाइडेंस मिलेंगे और जैसे जैसे उसकी शक्तियों के अंतर्गत सारी चीज़ें होंगी। कई बार ऐसा होता है जब आपातकाल हो जाता है या आचार संहिता लग जाती है। जब आचार संहिता लगती है ना, तब एक डीएम एक जिले का बॉस ही होता है, हकीकत में कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप में अलग अलग ये चीज़ होती है, सामान्यतः नहीं होती है। आईएएस अधिकारियों को सेवा से नहीं हटाया जा सकता, ये पता नहीं किसने कहा है। हमारे देश में भारत के राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है, तो ये क्या चीज़ है? वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत के राष्ट्रपति को पद से कब कैसे हटाएंगे भाई हम?
भारत के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना हो तो महाअभियोग लाना पड़ता है। आपको पता होगा ना, ये चीज़ याद होनी चाहिए। कौन से, कमेंट में बताएं महाअभियोग के बारे में संविधान में कौन से आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कमेंट करें अभी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आईएएस को हटाया जा सकता है जैसे एक सामान्य मामूली से टीचर को हटाया जा सकता है वैसे। और तो दूर की बात है, अगर आईएएस कुछ गड़बड़ करता है तो एक सामान्य नागरिक भी खिलाफ कंप्लेन कर सकता है और वो हट जाएगा। और उससे भी बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ, आईएएस को, और मैं ठीक है ऐसा करना मत, ध्यान से देखना, आईएएस को घूंस दो और एसीबी को फ़ोन कर दो, एंटी करप्शन ब्यूरो को, अपने आप ही हट जाएगा। सॉरी फॉर जोक। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, झूठ। 13 नंबर का ये झूठ है। आईएएस परीक्षा में चयन के लिए मैं इतने फ्रेंकली आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें इतनी टफ नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपनी आपको जो बातें सुन रहे हो ना उससे जज मत किया करो। जाओ और डिस्ट्रिक्ट में जाकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट इन लोगों से मिलो, ये इंसान ही है, कोई भगवान नहीं है। बताएंगे, बात करेंगे, पूछेंगे, मिलिएगा, पूछिएगा। आरएस जो बन चुके हैं उनसे पूछिएगा, सर आपने कहाँ से कोचिंग की है। मैंने ऐसे ऐसे आरएस देखे हैं जिनसे मैंने पूछा ना जब कि सर क्या कैसे, बोला यार करना ही नहीं था आरएस, एग्जाम दिया हो गया, अब हो गया तो हो गया। बहुत सारे तो ऐसे लगे हुए हैं, मुझे लगता है शायद इसी वजह से देश का बंटाधार भी हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि इतना कोई वो नहीं है, स्ट्रेस ना लें, आसानी से कर सकते हैं आप। 13वां झूठ देख लेते हैं, आईएएस परीक्षा में चयन लिख के लिए भाग्य अनिवार्य। ये झूठ नहीं है, ये मेरे हिसाब से तो 100% सत्य है। मैं ऐसा मानता हूं, अगर आपका लक नहीं है तो आप आरएएस आईएएस दूर की बात है, छोटा सा एग्जाम भी पास नहीं कर सकते। और मेरा ऐसा मानना है कि 70% मेरा तो भाई साहब लक चलता है, 30% चलती है मेरी मेहनत। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके बेचारों का लक कतई नहीं चलता, मेहनत बहुत करते हैं बेचारे, भाग्य साथ नहीं देता। तो दोस्तों अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है ना तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, आप ही सबसे ज़्यादा कर्मयोगी हैं इस देश के अंदर। एक न एक दिन आपका कर्म आपका साथ देगा, फिर आपके भाग्य भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लगे रहो मित्रों। तो ये थे आईएएस आरएएस परीक्षा के बारे में एक हल्का फुल्का वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई भी है। तो सारी चीज़ें टेक्स्ट में, और जो भी चीज़ें मैंने बताई वो सारी इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको मैं किस प्रकार से दे सकता हूँ, टेलीग्राम पे दे सकता हूँ। टेलीग्राम से इस पीडीएफ को लीजिएगा और आप इसको मनन कीजिएगा, देखिएगा। और एक बात और, मानो या ना मानो, एक बार फॉर्म जरूर लगाना। जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है ना, कैसी भी नौकरी हो करनी है, देश सेवा इसी नौकरी से कर सकते हैं अपन। कोई कलेक्टर चाहे तो एक जिले को ठीक कर सकता है, और एक कलेक्टर एक जिले को ठीक करेगा ना तो एक जिले से 2 जिले होंगे, 2 जिले से 33 जिले होंगे, 33 जिले से पूरा राजस्थान होगा, पूरा राजस्थान से पूरे के पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड सब हो जाएंगे, ये असम, पूरा इंडिया एक दिन ठीक हो जाएगा। और इंडिया ठीक हो जाएगा तो उसको कौन करेगा, उसको ये 2 ही जने करेंगे, आईएएस आरएएस। क्योंकि नेताओं से मुझे उम्मीद नहीं बची है, लेकिन इन लोगों से उम्मीद है, क्योंकि ये आप लोग बन सकते हैं। नेता बनना बड़ी दूर की कौड़ी है अपने लिए, मिडिल क्लास है यार। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बना रहिए डी सूर्य के साथ। ये वीडियो कैसा लगा, हल्का फुल्का वीडियो था, और भी कई सारे फैक्ट अभी बाकी हैं जो मैं आपको आगे के वीडियोज में बताता रहूँगा। एक बार मेरे को बता दें कि आगे कौन सी आपकी क्यूरियोसिटी है जिसको आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आईएएस आरएएस पीसीएस या कोई सा भी एग्जाम हो उसके बारे में। हो सकता है बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में डिटेल मेरे पास ना हो, तो मैं उन डिटेल्स को भी किसी और से लेकर के आपको दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कहाँ से इकट्ठे किए, झूठ कहाँ से पता चला, ये सारी चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें साइट्स पे भी है, अलग अलग वेबसाइट्स पे, वहाँ से मैंने लिए हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।